पानी की प्रॉब्लम हर जगह है। गर्मियाँ जैसे ही आती है पानी की प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ के लोग जब बर्फ़ पड़ती है या सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़ को पिघलाकर जिन एरियाज़ में पानी की कमी है उन एरिया में बर्फ़ को पिघलाकर जो है पानी बनाया जाता है। लेकिन गर्मी है अभी, आपने देखा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारी न्यूज़ जो है पानी की आ रही है कि पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। इस गर्मी के टाइम पर हमारे साथ में मरमत के लोकल सिटीज़न हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि मरमत गोहा में कितनी प्रॉब्लम है और कब से प्रॉब्लम है, ये बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा, हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है पानी की प्रॉब्लम है और हमें जो है बातचीत जो है करनी है। तो हमारे साथ सीधा बातचीत करने के लिए हैं। सर स्वागत है आपका। कब से ये प्रॉब्लम आ रही है मरमत के अंदर या गोवा के अंदर? गोवा की कौन सी जगह पर ये प्रॉब्लम है पानी? सबसे पहले सुलिंदर परिहार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आए दिन मैं देखते रहता हूँ आप डोडा का कहीं भी किसी ब्लॉक या किसी इलाके का मसला उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाते हैं। मैं इसके लिए आपका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम सैयद खान, मैं ब्लॉक मरमत गोवा से बिलोंग करता हूँ। तो आज डोडा में आया था और मैंने कॉल की थी अपने डीडीसी काउंसलर मुश्ताक अहमद भट्ट साहब को। यूँ तो पानी की प्रॉब्लम मरमत की कई सारी पंचायतों में है, लेकिन ख़ास करके मैं आज बात करूँगा पंचायत गोहा की, जिसमें पानी की इतनी किल्लत है कि लोग पानी पीने पर मजबूर हैं। लगभग जो हमारी गोहा की आबादी इस वक्त हज़ारों में है और वह हेडक्वार्टर है गोवा, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर है, पुलिस स्टेशन है, ब्लॉक ऑफिस है, बैंक हैं। मैं यूँ कहूँ तो वो मरमत की राजधानी है, वहाँ पे बहुत भीड़ और रश रहता है। तो पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं। चश्मे गोहा से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से लोग पानी को ला ला करके बेबस हो गए हैं। आज हमारे डीडीसी काउंसलर और मैं खुद डीसी साहब के पास गए थे कि गोहा का जो करोड़ों प्रोजेक्ट हमारा सड़क नाला से गोहा के लिए है, उस पर सिर्फ 30% काम बाकी है, यानी कि 70% काम हो चुका है, 30% काम बाकी है। उसको हमारा जल शक्ति जो भी ये पीएचई डिपार्टमेंट उसको पूरा नहीं कर रहा है। जहाँ तक हमारे मुश्ताक साहब ने डीसी साहब से बात की, डीसी साहब ने इसमें भरोसा दिलाया है कि मैं चंद ही दिनों में जल शक्ति के डिपार्टमेंट को बुला करके उनसे ये बातचीत करूंगा कि गोहा के क्या मसला है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज गोहा में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और आपके मीडिया की माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि डीसी साहब, जो आपने हमें आज भरोसा दिलाया है, हम उस पर यकीन रखते हैं और जल्द अज जल्द गोहा पंचायत के पानी का हल निकाला जाए। अदरवाइज़ जितनी इस वक्त तपश की गर्मी है, मुझे तो ये डर लग रहा है कि लोग पानी की वजह से बेबस ना हो जाएं और बीमार न पड़ जाएं, क्योंकि कोविड का यहाँ पे बहुत रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा इस वक्त काफ़ी हद तक इसमें डूबा हुआ है और साफ़ सफाई के लिए, हाइजीन के लिए तो पानी बहुत ज़रूरी है, पर हमें गोहा में पानी बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे वो पीएचई के रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो, या एलजी साहब अगर इस मेरी बाइट को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इन ग्रुप लोगों के लिए पानी का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। बंदोबस्त कर सकते हैं, क्यों ना कि 30% काम बैलेंस है और जिसमें सड़क नाले में इस वक्त कम से कम 50 से 70 पाइपें वहाँ पे पड़ी हैं, खाली उनको रिस्टोर करना है। लेकिन हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट इतना ढीला है कि वो इस पे काम ही नहीं कर रहा है। सर मरमत की अगर बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा वोट है। वोट की बात जब आती है तो पॉलिटिक्स को चेंज देने का काम एक मरमत एरिया का भी होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी या डेवलपमेंटल इश्यूज जो बेसिक नीड है लोगों की, उसके पीछे लोग रो रहे हैं अभी भी। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। देखो, जब भी वोटों का वक्त आता है,
अपने अपने जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने अपने हिसाब से लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी मरम्मत में, इससे लोग काफ़ी महरूम हैं। आज जो मेरा मेन इशू था वो मैं पानी के ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन और भी बहुत सारी, जैसे आप रोड का कई बार जिक्र आता है, मरम्मत में रोड की क्या खस्ता हालत है। तो मैं ये दोष उन लोगों को देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पिछले दौरे हुकूमत में वहाँ पे मरम्मत को इग्नोर किया। और ये मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मरम्मत एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहाँ से डोडा से कोई भी एमएलए अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसकी हार जीत वहाँ पे निर्भर है। इस वक्त हमारे डीडीसी काउंसलर मुश्ताक साहब दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कल उन्हें मैंने कॉल किया था कि कुछ यहाँ पे पानी का मसला है, कुछ लैंड डोनरों का मसला है, तो उस पर मुश्ताक साहब आज डोडा है। उनने खुद डीसी साहब से इसके बारे में बात की और डीसी साहब ने उनको बिल्कुल भरोसा दिया है कि आप हमारे पास आए हैं, मैं इस पर जितना भी मुमकिन कोशिश होगी जल्द अज जल्द इसको करने की कोशिश करूँगा। और मुश्ताक साहब से भी हम लोग ये गवार लगाई थी और उन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट से बात की है, डीसी साहब से भी बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएचई डिपार्टमेंट और डीसी साहब के कहने पे वो ज़रूर हरकत में आएंगे और हमारा काम होगा। इवन अगर नहीं होता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डीडीसी काउंसलर हमारे साथ होंगे और हम धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी ये बेसिक नीड पानी की पूरी नहीं होती है। इश्यूज़ की अगर बात करें तो इश्यूज़ बहुत हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अब तंग हो चुके हैं इश्यूज़ उठा के, क्योंकि सुनवाई नहीं होती, ऐसा लोगों का ही कहना। और हम जो है डेली न्यूज़ करते हैं तो उनका विश्वास जो है वो उठ गया है चीज़ों से। आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ब्यूरोक्रेसी सही है या इलेक्शन होने चाहिए और लीडर सामने आने चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोगों के, वो जो है हमारी जो समस्या का हल कर सकते हैं या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कर सकते हैं? देखो, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज़ किया इस वक्त। जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा गहराई में जाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक मुल्क हुआ करता था। मुल्क को तोड़ने के बाद इसको स्टेट बनाया गया और स्टेट को तोड़ने के बाद इसको यूटी बनाया गया। यूटी बनाने का नहीं, एक ही मकसद था भाजपा गवर्नमेंट का, ये मैं खुले आप कहूँगा। भाजपा गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों से कुछ नहीं लेना है। अगर भाजपा गवर्नमेंट चाहती है तो जम्मू कश्मीर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो प्यार करती है, चाहे वो हाइड्रो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कुदरती वसाइल हैं, हमारे जंगलात हैं, हमारी यहाँ पे जो पैदावार है, उनको उनसे प्यार है। एडमिनिस्ट्रेशन काम क्यों नहीं करती? ये सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने इसको यूटी बनाया है उनने चैन अपने हाथ में रखी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे वो प्रेशर बनाते हैं और लोगों के काम नहीं होते हैं। जो वो सेंटर से चाहते हैं वही काम लोगों के होते हैं। अगर लोगों से इतना ही प्यार है, मैं जम्मू वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि 25 सीट्स आप लोगों ने, जिसमें डोडा भी शामिल है, भाजपा को दी हैं। क्यों नहीं स्टेटहुड रिस्टोर हो रहा है? क्यों नहीं लोगों के मसले हल हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? 25 सीट्स पहली बार। और ये भी इनको कहना चाहता हूँ कि अभी ये ख्वाब देखना छोड़ दें। 25 को 2 काट के 0 लगाएं और 5 पे रह जाएंगे। ऐसा ना हो कि 5 भी नहीं मिलेंगे, जो हालत चल रही हैं। क्योंकि लोगों ने ये इनसे उम्मीद की थी कि अगर भाजपा यहाँ पे आती है तो बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन आपने देखा कि एक छोटा सा काम भी, उसके लिए भी पीएमओ साहब की अप्रोच लगानी पड़ती है, तब जाके वो काम होते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हम डिस्ट्रिक्ट डोडा मरमत से बिलोंग करते हैं, जहाँ के हमारे पीएमओ साहब पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं। पीएमओ क्या, हम हमें प्रधानमंत्री ही कहते हैं और ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री साहब हमारे गोहा मरमत और कुल्होता के हालात देखो क्या है। कुल्होता में लोग पानी से महरूम हैं। अगर एक इंसान ने पानी के लिए आवाज़ उठाई, उस पर 10 लोग खड़े हो जाते हैं भाजपा के। उसने बात क्यों की? क्या यही डेमोक्रेसी है? नहीं, आपको भी अब शायद गुपकारी कहा दिया जाएगा इसके बाद, क्योंकि आपको गुपकारी कहाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे उन्होंने इशू जब उठाया पानी का कि पानी नहीं है घर पे या पानी साफ़ नहीं है, तो उनके ऊपर जो है टैग लगा दिया गया था कि वो गुपकारी। देखो, जब किसी का कोई बस नहीं चलता है तो वो किसी ना किसी बहाने उसको टारगेट करते हैं कि ये गुपकारी है, ये है। अगर ये सब गुपकारी थे
तो वो कौन थे श्रीनगर जिनको 24 तारीख को वहाँ पे बुलाया गया दिल्ली में? क्यों बुलाया गुफ्तारियों को? उसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल, उमर अब्दुल्ला शामिल, महबूबा मुफ्ती शामिल। क्यों बुलाया उनको? अगर वो गुफ्कारी हैं तो उनको दिल्ली में क्यों बुलाया गया? इग्नोर करना था, नहीं बुलाना था, उनको बाइकाट करना था। क्यों? एंटी नेशनल है वही कहते हैं, और फिर उन्हीं एंटी नेशनल लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं। एंटी नेशनल अगर वो थे तो चाय उनके साथ किसने पी? पीएमओ साहब ने पी, प्रधानमंत्री साहब ने पी, मैंने आपने तो नहीं पी ना। चाय कौन पी रहा है? ये वही लोग हैं जो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं और एंटी नेशनल हमें कहते हैं। क्यों? हम अपनी डिमांड्स रखते हैं, जेन्युइन डिमांड। पानी का मसाइल उठाना क्या बड़ी बात है? कौन सा हमने पाकिस्तान की बात की? उसमें सिर्फ पानी तो मांगा, पानी तो है। हर कोई पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। अगर उस कुलौता के शख्स ने पानी मांगा और उसको उन्हें गुफ्तारी कह दिया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मैं ये कहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए और यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी यहाँ की बने, हम उनके पास अपने मसाइल रखें और वो हमारे हम मसाइलों को हल करें। जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली के शहरों में काम करता है, जिसे मैंने पहले आपको बता दिया कि यूटी बनने का एक ही मकसद यूटी बनाने का, कि हमारी जो कमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे। एलजी हमारे कहने पे काम करे, डीसी हमारे कहने पे काम करे, डीएम हमारे कहने के काम करे, डीयूकम हमारे कहने पे काम करे। और यही हो रहा है। लोग क्यों नहीं हल हो रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक डीसी के पास ये पर नहीं है? कोई इंक्वायरी बिठा दे। मरम्मत गोवा की रोड की मैंने 3 बार जो पहले डीसी साहब से उनसे मैंने इंक्वायरी मांगी कि गोवा रोड की इंक्वायरी करो। करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो रही है। वो ब्लैक टॉपिंग नहीं, वो लिपस्टिक हो रही थी। जैसे हमारी माताएं बहनें जो लिपस्टिक लगाती हैं सुबह, शाम को निकल जाती है। जाओ देखो रोड की हालत। आज रोड बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। लेकिन मैंने खुद उस दिन हमारे वहाँ के बीडीसी चेयरमैन जो लेडीज़ हैं, उनके हस्बैंड, हमारे गोवा के सरपंच मैडम, उनके हस्बैंड को साथ दिया और कॉल की मैंने हमारे एक्स एमएलए शक्ति परियार जी को कि आप भी नज़र रखें इस रोड पे क्या हो रहा है। उन्हें पूरा आश्वासन दिलाया कि मैं इस रोड की इंक्वायरी करूँगा। लेकिन आज तक उस रोड को किसी ने नहीं पूछा। और आज आप देखें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अगर उनने रोड पे काम किया है तो पैराफिट्स बनाने का काम किया है, और वो पैराफिट्स कई बार मीडिया में आए। पाँव से उसको तोड़ा गया, हाथों से उसको तोड़ा गया, लेकिन मैंने ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई वहाँ पे आदमी देखा, ना ही मैंने किसी डिपार्टमेंट का आदमी वहाँ पे देखा कि उन पैराफिट्स की कोई इंक्वायरी करे या उनको देखे क्या इसमें अच्छा मटेरियल लग रहा है। ये पीएमओ साहब तक ये सारे इश्यूज आपने पहुँचाए? देखो, हम मीडिया के माध्यम से हर बार इन इश्यूज़ को उजागर करते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर किया जाता है और रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। अगर बात पीएमओ सर की करें तो पीएमओ साहब का अभी जो कद है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बहुत पावर रखते हैं। अभी जो मीटिंग चली उसमें देखा हमने कि उनकी पावर या अहमियत कितनी है सरकार के अंदर। तो क्या वो अपने गाँव के लिए कुछ इतनी छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं, इशू छोटे छोटे ही कहूँगा क्योंकि बहुत पानी के छोटे इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें जो है बेसिक फैसिलिटी 2021 है और इसमें भी जो है बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली, अपना गांव उसमें नहीं मिली। तो कितना आपको लगता है, जैसे इन्होंने कहा था भाजपा का ये वादा था कि आर्टिकल 370 तोड़ेंगे तो डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से होगी। आर्टिकल 370 से पहले जो है डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रही थी। उन्होंने वादा किया था गवर्नमेंट ने कि आर्टिकल 370 तोड़ेंगे तो उसके बाद डेवलपमेंट होगी। आपको क्या लगता है कि इश्यूज़ पूरे नहीं हो रहे हैं तो डेवलपमेंट क्या? जो आपने यहाँ पे सवाल किया कि 370 को हटाने के बाद, तो मैं आपको ये कह दूँ, जब 370 और स्टेट हमारे पास थी तो जितने भी रोज़गार, जितने भी रोड्स, जितने भी डेवलपमेंट हुई है वो 370 के अंडर हुई है, वो स्टेटहुड के अंडर हुई है। उसके बाद दिखाएं उन्होंने क्या काम किया है। अगर पीएमओ साहब से लेकर के प्रधानमंत्री तक अगर उन्होंने काम किया है तो रिबन काटने का काम किया है। जो काम यहाँ पे 370 से पहले और स्टेटहुड के दौरान हुआ है उसके खाली उन्होंने रिबन काटे हैं, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं की है। मुझे भाजपा सरकार दिखाए कि उन्होंने कौन से हाई सेकेंडरी बनाई, कौन से कॉलेज बनाए, कौन सी रोड्स बनाई, कौन सी रोजगार दिए। अभी आप देखें कितनी रिक्रूटमेंट उन्होंने की है,
जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है वो पहले ही हुई है। अपने गोवा में हमारे जब डोडा की आन बान शान अब्दुल मजीद वानी साहब एमओएस थे, तो उन्होंने कितने स्कूल्स वहाँ पे दिए हैं। मैं अगर गिनती करना शुरू हो जाऊँ तो ये शाम मुझे यहाँ पे हो जाएगी। और उसी के यूज अगर भाजपा की सरकार जो 3 साल रही है वो भी तो अपना दिखाएं, उन्हें क्या किया। एक हायर सेकेंडरी आई है मरमत ब्लॉक बिहोता में, चुल्होत में, लेकिन वो भी कब आई है? लेकिन कॉलेज भी तो दिया है, वो भी दिया है वो माननी भी तो। वो भी कब आई है? जब एलजी सरकार थी यहाँ पे, ना कि किसी पार्टी की सरकार थी। कॉलेज के लिए उन्होंने हमें झांसा दिया है, कॉलेज की लैंड को उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे वो करके रखा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसको बिल्कुल तैयार करके रखा है, लेकिन अभी तक कॉलेज वहाँ पे नहीं आया है। ये खाली बहानाबाजी है, कहा नहीं है हमारे माननीय अमित शाह जी ने, ये जुमले हैं और सही जुमले आज हमें लग रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, ये जुमलेबाजी है। कहाँ आया कॉलेज? पिछले 2 साल से गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि हम आपको गोहा मरमत में गर्ल्स हॉस्टल देंगे, ना तो आज तक गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पे आया, ना ही वहाँ पे कॉलेज आया। कहाँ दे रहे हैं? आप कुछ भी कर लो, लेकिन आएगा तो मोदी नहीं है। ये ज़रूर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये कहता हूँ कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि खाली इस वक्त जो जोर दिया जा रहा है वैक्सीन पे, वैक्सीन लगाओ, बस वैक्सीन लगाओ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इस वक्त डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आप परसों देखते हैं कि एक छोटी सी डिमांड, रोड की डिमांड को लेकर के, एक केंद्रीय विद्यालय की डिमांड को लेकर के 2-4 सरपंच रोड पे आ जाते हैं, जिनमें हमारे एडवाइजर साहब भद्रवा की विजिट कर रहे थे, और उन पे एफआईआर लग जाती है। आप ये क्या समझते हैं, क्या है ये जमहूरियत की हत्या नहीं है और क्या है? क्या हम अपना राइट नहीं मांग सकते हैं? क्या हम अपना हक नहीं रख सकते हैं? अरे 370 से पहले हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इससे कई अच्छे थे। ये सबका विकास और सबका साथ सबका विकास एक जुमला रह गया है, ना पे इन पे साथ है, ना ही विकास हो रहा है। मैं खास करके डोडा की बात करूं, डोडा में कोई विकास नहीं हो रहा है, सब झूठे वादे, झूठी बातें, और इलेक्शन का ट्रेंड ये बनाते हैं। अभी जैसे इलेक्शन होगा कोई ना कोई ट्रेंड ये शुरू कर देंगे, हम फलानी चीज़ देंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन हो जाता है उसके बाद सब कुछ वहाँ का वहाँ रह जाता है, और भाजपा सरकार की जो है वो जुमलाबाजी उधर ही रह जाती है। बिल्कुल। इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ जो हैं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और बेसिक इश्यूज़ हैं जो कि डेली लाइफ में जो है नीडफुल हैं। लेकिन हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की हाल आपने सुना ही। और अगर आर्टिकल 370 की बात करूं तो आर्टिकल 370, हमारे साथ में जो साथी थे इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 से पहले हम अच्छे थे, आर्टिकल 370 के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनको भी पता लगना चाहिए, क्योंकि वो जो हैं हमेशा कहते रहते हैं कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो है डेवलपमेंट बहुत हुई है जम्मू कश्मीर में। तो आइए जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए हालात क्या हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमारे लोग जो हैं लड़ रहे हैं, और आए दिन जो है पानी की मार से। जी, और बताना चाहते हैं कुछ? देखो 370, मैं अपने जम्मू कश्मीर के तमाम निवासियों को ये कहना चाहता हूँ, जब 370 यहाँ से हटा है तो हमारा फार फलांग एरिया हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर, जम्मू डिवीज़न से 200 किलोमीटर दूर मरमत, वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस में एक वैकेंसी आई। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी क्या 4th क्लास की वैकेंसी है, लेकिन 370 हटने के बाद ना तो इनको जम्मू कश्मीर का कोई जवान मिला, ना ही इनको मरमत का मिला, ना डोडा का मिला। बिहार का जवान ला करके उसको हमारे ऊपर थोप दिया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी के लिए। क्या जम्मू कश्मीर में कोई नहीं था जो पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी कर सकता है? मैं तो ये कहता हूँ कि मरमत में भी कोई नहीं था। मरमत का वहाँ पे लगना चाहिए था, गोवा में पोस्ट ऑफिस है, और बिहार स्टेट से आकर के वहाँ पे वो एम्प्लॉयड हमारे ऊपर नौकरी कर रहा है। क्या यही अच्छे दिन है हमारे 370 के बाद कि हमारे ऊपर ये लोग हुकूमत करेंगे बाहर के आकर के? मैं ये कहते रहना चाहता हूँ अपने जम्मू और कश्मीर के निवासियों से कि याद रखो, वो दिन दूर नहीं, जम्मू के जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, जिन्होंने बाहर के लोगों को काम पे रखा है आए दिन, ये दिन दूर नहीं कि जो लोग बाहर से आपके पास काम कर रहे थे, कल आपको उनके अंडर काम करना पड़ेगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। अगर यही हालात चलते रहे
तो हम लोग जिन लोगों को अपने पास काम के लिए रख रहे थे, कल हमें उनके अंडर खुद काम करना पड़ेगा। ये हालत जम्मू कश्मीर के होने वाले हैं। और इसका जो सबसे बड़े जो मैं क्रेडिट दूंगा, वह शेयर दूंगा, वह भाजपा सरकार को दूंगा। और जम्मू के 25 MLA जिनको लोगों ने बहुत जोशो खरोश से जिताया था, आज वो भी अपनी जगह अफसोस कर रहे हैं कि काश हमें इनको वोट नहीं दिया होता तो आज बिहार का आकर के गुहा मरम्मत में नौकरी नहीं करता, वो मरम्मत का ही या डोडा ही कोई वहाँ पे लगता। तो इन लोगों से एक बार मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपने इस डोगरा स्टेट को बचाओ, डोगरा पहचान को रखो, हिंदू मुस्लिम सिख अताद को रखो और रिस्टोर स्टेटहुड प्लस 370 की गुहार लगाओ, ताकि जैसे हम 5 अगस्त 2019 से पहले थे वैसे ही हमारा भाईचारा बना रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुना आपने कि इश्यूज़ तो बहुत हैं, क्योंकि इश्यूज़ पे बात करते रहे तो शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन इश्यूज़ जो हैं ख़त्म नहीं होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं, अगर आपको लगता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, क्या क्या डेवलपमेंट आपके एरिया के अंदर हुई है वो भी कमेंट करें। और साथ में आप अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है तो इस वीडियो के नीचे जो है हमारे PMO सर और हमारे PM सर, हमारे LG सर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को टैग करें, उनके ऑफिशियल्स पेज हैं उनको टैग करें, ताकि जो है ये वीडियो या ये इश्यूज़ जो हैं उनके सामने जो है पहुंच पाए और इन इश्यूज़ पे वो काम कर पाए। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।